सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून पूनम, सुमन, सरस्वती, अनुराधा, सुरेश, रजत, सभी को, आशीष, मीरा, सतपाल, पप्पू, अभिषेक, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो ज्योमेट्री के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। जहां तक हमने लास्ट क्लास में भी तक कर लिया, इसके लगभग 70 क्वेश्चन अब तक हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और अब 70 से आगे चलेंगे। 70 से आगे चलेंगे। 70 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अभी तक इन लाइव सेशन में हो चुकी है और अब 70 के आगे के क्वेश्चन 71 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घन का विकर्ण √27 के बराबर है तो इसका आयतन क्या होगा। किसी घन का विकर्ण जो है वो √27 है, तो बताओ इसका आयतन कितना है। घन का विकर्ण √27 है तो इसका आयतन कितना होगा। शाबाश सुरेश, मीरा, जितेश, आशीष, जितेश, शाबाश। तो जो घन का विकर्ण होता है वो होता है a√3, जहां पे a जो है वो भुजा होती है। a भुजा होती है तो a√3 घन का विकर्ण हो गया। क्वेश्चन कह रहा है वो √27 है। √27 जो होता है वो 3√3 के बराबर होता है। √27 3√3 के बराबर होता है। √3 से √3 कट गया, a बराबर 3 आ गया। तो a कौन है? भुजा है, तो भुजा 3 आ गई। अब क्वेश्चन ने पूछा कि आयतन कितना होगा। तो आयतन, घन का आयतन यानी भुजा क्यूब, a क्यूब, a हमारे पास 3 है तो 3 के क्यूब बराबर 27। तो आंसर हो गया 27। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धातु के बने बॉक्स की बाह्य भुजाओं का माप, ये 15 तो ऐसे ही है, 15 × 18 × 8 सेंटीमीटर है। धातु की मोटाई 1.5 सेंटीमीटर है, तो इस बॉक्स को बनाने के लिए लगी धातु का आयतन कितना होगा। धातु का आयतन कितना होगा। एक बॉक्स है 15 × 18 × 8 का, ये बाहर का नाप है, यानी बाहर से उसको बॉक्स को नापोगे। बंद बॉक्स है, इसका मतलब ढक्कन भी है। बंद बॉक्स से मतलब ढक्कन भी है, चारों दीवारें भी है, फर्श भी है और ढक्कन भी है। और क्या साइज है, बाहर से नापने पर आ रहा है 15, 18, 8। और जो मोटाई है जिससे बना हुआ है, ये जिस भी लोहे से बना हुआ है, उस लोहे की मोटाई 1.5 सेंटीमीटर है। तो ये बताना है कि धातु का आयतन कितना होगा। धातु का आयतन कितना होगा, तो कैसे निकलेगा, बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन। बाह्य आयतन, क्योंकि जो बाहर से आयतन है पहले वो निकाल लो,
फिर अंदर का आयतन निकाल दो, दोनों को घटा दो, क्योंकि अंदर और बाहर के बीच में तो धातु होती है। जैसे कोई रिंग है ना, कोई रिंग है तो उसमें क्या होगा, बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल बराबर धातु का क्षेत्रफल। तो आयतन भी ऐसे ही आता है ना। दीवारों को हम कैसे निकालते हैं, यही तरीका तो होता है भाई। दीवार, हमारी जो दीवारें हैं उनका आयतन कितना है, तो ये ऐसे निकलता है, बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन। अब ये 1.5 जो है दोनों साइड से कम होगा, 1.5 इधर से, 1.5 इधर से, मतलब 3 कम हो जाएगा। 3 लंबाई में कम, 3 ही चौड़ाई में कम और 3 ही ऊंचाई में कम। तो 3 3 3 कम कर लो तो आपके अंदर बाहर दोनों आ जाएंगे। पहले बाहर का आयतन या बाह्य आयतन, एक्सटीरियर वॉल्यूम है आपका 15 गुणा 8 गुणा 8, और आंतरिक हो गया, अंदर का हो गया इंटीरियर वॉल्यूम हो गया। 3 3 कम कर दो सब में, इसमें 3 कम किया 12, इसमें 3 कम किया 15, इसमें 3 कम किया 5। ठीक है, ये आयतन आ गया। दोनों को घटा दो, धातु का आयतन पंद्रह गुणा 18 गुणा 8 माइनस 12 गुणा 15 गुणा 5। कुछ कॉमन है, कॉमन निकालो। जैसे 6 पे 6 कॉमन, एक 5 कॉमन, 6 5 कॉमन, तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 8 हो गया। कुछ और कॉमन है तो वापस ले लेंगे। एक राउंड और निकल सकता है कॉमन का, 6 पंजे 30, तो एक 2 और 3 कॉमन आ सकते हैं, मतलब 6 कॉमन आ सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन लेने से गुणा करना कम हो जाएगा। जैसे सीधी गुणा कर लो तो ये झंझट ही खत्म। 180 इंटू 12, ये 7 हो गया। 0 8 5 12, 1260। तो डायरेक्ट गुणा कर लोगे तो भी अच्छी बात है ना। डायरेक्ट गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हो, या कॉमन ले लोगे तो थोड़ी गुणा करनी कम पड़ेगी, बस इतना सही। तो बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन, क्योंकि बाहर वाला आयतन मतलब पूरा आयतन आ गया, अंदर वाला जो अंदर स्पेस है वो आ गया, तो बाहर वाले और अंदर वाले के अंदर क्या बचता है, आपकी धातु ही बचती है, तो धातु का आयतन आ गया। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 7.5 12 और 13 है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। लंबाई है 7.5, चौड़ाई 22 मीटर और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन, हाँ बढ़िया, अगर आपकी स्पीड अच्छी है गुणा की तो सीधा गुणा करिए। तो या तो घनाभ का आयतन है, सीधा गुणा कर दो ना। आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
7.5 इंटू 22 इंटू 13। 7.5 को 15/2 लिख लेते हैं। 22 इंटू 13 11 143 2145। ये आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 28 है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 588 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए इसका विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयों का योगफल 28 है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 588 है। विकर्ण कितना होगा? ठीक है, देखो छोटा सा ही है। हमें दिया है कि L लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई, तीनों का जोड़ है 28। हमें दिया गया कि कुल क्षेत्रफल 588 है। कुल क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। ये बराबर दिया है 588। जो हमसे पूछा गया है, ये दो तो दिए गए और पूछा गया है विकर्ण। आपका विकर्ण होता है हमारा L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ये हमसे पूछा गया, L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर। ठीक है, अब यूज करो इनको। इन तीनों को देखो कौन से रिलेशन में एक साथ ये तीनों आ जाते हैं। तो जवाब है L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बराबर होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ मान रख दो। L प्लस B प्लस H का मान हमारा 28 है, यहाँ 28 रख दिया। 28 का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर निकालना है। इसको एक साथ ब्रैकेट में रख लो, प्लस इसका मान ये रहा 588। ये कितना हो गया? 88 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 724। चेक करना एक बार, क्या यही होता है? सात सौ चौरासी होता है। ठीक है, ये 196 आ गया। L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर 196 आ गया। अब यहाँ पे मान रख दो, ये आ चुका। तो विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट 196 और अंडर रूट 196 हमारा होता है 14। तो ये हो गया 14। तो आंसर हो गया आपका ए।
एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान रख दिया, विकर्ण आ गया 14। ठीक है, सही है, यहां तक कोई दिक्कत है? इन सवालों में किसी को कोई परेशानी है? वैसे तो बेसिक है ना? चलो अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 75। 50 मीटर लंबे 45 मीटर चौड़े एक पुल में 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं। एक पुल है जिसमें 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं। यदि व्यक्तियों द्वारा पानी का औसत विस्थापन 1 मीटर क्यूब हो तो पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा इन 90 व्यक्तियों के डुबकी लगाने से? अगर ये 90 व्यक्ति डुबकी लगाएं तो पानी का स्तर उस तालाब में या पुल में कितना उठ जाएगा? पानी कितना ऊपर आ जाएगा अगर एक व्यक्ति जो है वो 1 मीटर क्यूब पानी को उठाता है? मतलब उसके डुबकी लगाने से पानी का स्तर जो है वो 1 मीटर क्यूब उड़ जाता है। इसे ऐसे समझना कि एक व्यक्ति के इतना पानी का विस्थापन होता है, इसका मतलब है एक व्यक्ति 1 मीटर क्यूब पानी के बराबर है, यानी एक व्यक्ति का आयतन इतना है 1 मीटर क्यूब। तो 90 व्यक्ति गिरेंगे तो 90 मीटर क्यूब आयतन नया ऐड हो जाएगा उसके अंदर। यूं समझो कि तालाब के अंदर 90 मीटर क्यूब नया आयतन आ गया है। अब 90 मीटर क्यूब नया आयतन आएगा तालाब में तो तालाब की हाइट तो बढ़ेगी। अब वो हाइट कितनी बढ़ी है यूं समझो, है ना? यूं समझ रहे 90 मीटर क्यूब पानी और डाल दिया हमने तालाब के अंदर, जितना था उतना तो था ही, हमने और डाल दिया तो कितनी ऊंचाई उसकी अब बढ़ेगी। तो इसे यूं समझे, फिलहाल यूं मानते हैं कि लंबाई जो भी दी हुई है ये एल होगी, चौड़ाई जो भी है वो बी मान लेते हैं और ऊंचाई एच है, मतलब पुल की ऊंचाई एच है। लेकिन पूरा पुल तो नहीं भरा हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है, पूरा पुल तो नहीं भरा हुआ होगा। मान लेते हैं पुल में यहां तक पानी है, इस ऊंचाई तक पुल में पानी है। ये हो गया पानी, ठीक है। अब जैसे ही 90 व्यक्ति इसके अंदर डुबकी लगाएंगे, जैसे ही 90 व्यक्ति इसके अंदर पानी के अंदर डुबकी लगाएंगे तो पानी का स्तर बढ़ेगा। मान लेते हैं जो बढ़ेगा वो x है, जो स्तर पहले था उसके बाद में जो स्तर बढ़ा है वो x है। तो इससे आपका नया ई ऐसे हो गया, इतना पानी आपके अंदर और ऐड हो गया। ये देखो, ये जो नया आयतन आया है, नया आयतन जो बना है ये पिंक वाला, ये 90 व्यक्तियों के बराबर होगा, क्योंकि ये पहले था ही नहीं, ये पहले था ही नहीं। 90 व्यक्ति कूदे पानी में तो ये आयतन बना है, तो ये आयतन और 90 व्यक्तियों का आयतन बराबर होगा, ये वाला आयतन और 90 व्यक्तियों वाला आयतन बराबर होगा। बस यही हमारा सवाल हो गया। तो इसकी लंबाई उतनी रहेगी जितनी तालाब की थी, चौड़ाई भी उतनी रहेगी, बस हाँ ऊंचाई इसकी अलग होगी जो एक्स है।
इसकी ऊंचाई x है, तो इसका आयतन कितना हो गया, जो नया आयतन बना है LBX, LBX, और ये आयतन आया किससे है, 90 व्यक्तियों से। तो 90 व्यक्तियों ने कितना आयतन पैदा किया, 90, क्योंकि एक व्यक्ति 1 मीटर क्यूब आयतन बनाता है, तो 90 व्यक्ति कितना बनाएंगे, 90 मीटर क्यूब। सपोज करो एक बाल्टी में पहले 5 लीटर पानी था, आपने उसमें 2 लीटर और डाल दिया, तो बाल्टी में भी तो 2 लीटर ही बढ़ेगा ना, 2 लीटर डाला है तो 2 लीटर ही बढ़ेगा, 2 लीटर डाला है तो 2 लीटर ही बढ़ेगा, तो बढ़ा कितना, ये वाला। तो ये कितना बढ़ा, लंबाई वही रहनी है इसकी, चौड़ाई वही रहनी है, ऊंचाई इसकी पहले जितनी थी उससे थोड़ी अब ज्यादा हो जाएगी, तो माना जो ऊंचाई बढ़ी है वो x है, तो नया आयतन हो गया LBX। नया कौन, जो बढ़ा हुआ आयतन है ना, तो LBX बराबर एवरेज का मतलब ये होगा कि किसी का 1 मीटर से कम होगा, किसी का 1 मीटर से, एन एवरेज हर व्यक्ति 1 मीटर क्यूब पानी को उठाएगा, 1 मीटर क्यूब पानी के बराबर है हर व्यक्ति, तो 90 व्यक्ति कितने के बराबर हो गए, औसत यही तो काम करता है, औसत में यही तो करते हैं, अलग अलग आदमी होते हैं तो कोई कम कोई ज्यादा, फाइनली सबको लेके एक बराबर करके एक नंबर बना देते हैं। अब ये एक नंबर सब यूज करो, ये एक नंबर सब यूज करो, बस वही तरीका है ना। जैसे भारत की जो औसत आयु है वो 65 साल है, इसका मतलब ये नहीं कि सब 65 पे मरते हैं, कोई 30 पे भी मर रहा है, कोई 20 पे भी, कोई 85 पे, कई 95 पे भी, लेकिन हमने सबकी उम्र ली, जोड़ा, टोटल व्यक्ति का भाग दिया और सबको एक उम्र पकड़ा दी 65, तो औसत का मतलब होता सब बराबर हो गया, है ना, कोई कम था कोई ज्यादा था। जो हाँ दूसरा बात, औसत में सबसे बड़ी बात ये होती है, आप किसी से टोटल जोड़ वही रहता है, टोटल जोड़ नहीं बदला आपने, टोटल जोड़ नहीं बदला, बस ये हुआ है कि जिसके पास ज्यादा था उससे लेके कम वाले को दे दिया, कम वाले को बदल के दूसरा दे दिया। जैसे पूरे मैच में है, टीम कभी 3 रन बनाती है, कोई ओवर मैडन जाता है, किसी में 12 रन, किसी में 15 रन, ऐसे होते हैं, लास्ट में 300 रन बनाए, हम कहते हैं पर ओवर 6 रन बनाए, तो एवरेज का मतलब होता है एक नंबर बना लो आप सबका, कम ज्यादा ना बोलना पड़े, ऐसे नहीं कि 50 ओवर के रन बता रहे हो, पहले ओवर में 8, दूसरे ओवर में 6, तीसरे ओवर में डन, चौथे ओवर में 3, तो 2, ये बताने से अच्छा एक एवरेज नंबर बना लो, फिक्स एक नंबर वो दे दो सबको, ठीक है ना। वरना 90 आदमियों को बताना पड़ता कि पहले व्यक्ति का आयतन इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, चौथे का इतना, तो औसत सोचो कितनी कमाल की चीज है, और फिर सवाल भी नहीं बन पाते, और फिर सवाल बनते तो 3 व्यक्तियों वाले या 2 व्यक्तियों वाले बनते। अच्छा एल कितना हुआ, समझ रहे हैं औसत कितना ताकतवर है। अगर औसत का कंसेप्ट ना हो तो हमारी दुर्गति हो जाए। एक बटा 25 मीटर, ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, है ना। नॉर्मल कह देते हैं कि मैथ्स के कंसेप्ट ऐसे, नहीं सोच के देखो, मैथ्स के कंसेप्ट अगर ऐसे ना हो, अगर ये एवरेज वाला कंसेप्ट आप निकाल के देख दो कितनी दिक्कत हो जाए। मैं आपसे पूछूं, आप यहाँ से जयपुर गए, जहां से भी आप हो वहां से आप जयपुर गए, तो आपने गाड़ी किस किस स्पीड से चलाई, तो आप मुझसे पूछोगे कितने बजे चलाई, कौन से टाइम की पूछ रहे हो, मैं कहूंगा 9:15 की, 9:15 में भी कौन से सेकंड पे, तो मैं कहूंगा 9:15 3 सेकंड पे, तो अपने रजिस्टर खोलेगा और रजिस्टर में बताएगा अच्छा 9:15 3 सेकंड पे मैं 40 की स्पीड में था, है ना। सोचो, आपको हर सेकंड का हिसाब रखना पड़ेगा, लेकिन एवरेज ऐसा कंसेप्ट है, जैसे मैंने समझाया वैसे ही आपने समझ भी लिया। मैंने कहा 50 की स्पीड में चलाई, इसका मतलब आप समझ गए अपने आप ही कि 50 की स्पीड के आसपास ही रहा हूं, कभी उससे ऊपर गया हूं तो कभी नीचे गया हूं, ओवरऑल मैंने टोटल अगर निकाला जाए तो 50 आएगा, हो गया। पूरा भारत में प्रति व्यक्ति कितना कमाता है, हमने कहा 6,000 रुपए, इसका मतलब मुकेश अंबानी 6,000 कमाता है, सब समझ रहे हैं, 6,000 बोला वो अपने आप समझ गया कि 6,000 कमाता है, इसका मतलब सबकी इनकम को मिला के बराबर बांटोगे तो सबको 6,000 रुपए कमाता हुआ पाओगे, तो कितना शानदार। ऐसे आवर में देखो, इंडिया किस रेट से खेली, तो हम कहते हैं 6 के स्पीड से खेली, वरना ये पूछते कितने रन बनाए इंडिया ने, तो बताओ कौन से आवर में, तो हम कहते 12वें आवर में, रजिस्टर खोलता, अच्छा 12वें आवर में 8 बनाए, अच्छा 15वें आवर में 13 बनाए, तो एवरेज ने कितना बढ़िया काम कर दिया। अच्छा इंडिया को किस रेट से रन बनाने हैं, भाई 6 से उसने मारे हैं तो 6 से उसे खेल रहे हैं, फिर लास्ट में 1 रन एक्स्ट्रा मार देना, तो कितना सिंपल कर दिया है लाइफ को, कितना इजी एक नंबर कन्वर्ट करना जो है ना, वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एवरेज। वरना अगर एवरेज कंसेप्ट ना हो तो क्या हम चीजों को समझा पाएंगे,
और क्या सामने वाला समझ पाएगा? वो कभी नहीं समझ पाएगा कि पर आवर कितने रन बनाने। उसे ये रहेगा पहले ओवर में पाकिस्तान ने 6 बनाए थे, मतलब हमें भी 6 बनाने। दूसरे ओवर में उसने 8 बनाए थे, हमें भी 8 बनाने। तीसरे ओवर में उसने 9 बनाए थे, हमें भी 9 बनाने। अब हर ओवर के साथ मैच चलेगा, वरना उसे पता है कि पूरा ओवरऑल 6 का रखना है, तो बस 6 का रखना है। तो बैट्समैन भी जब खेलता है तो उसको लगता है 6 बनाने, बस मुझे पहले एक ओवर मैच नहीं करवाना, मुझे हर ओवर में 6 निकालने। ये है एवरेज की ताकत, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकली कंसेप्ट है सारे, और इन्होंने हमारी लाइफ को कितना सरल कर दिया है। नहीं, आप अपनी मार्कशीट लेके भी घूमते, अपनी मार्कशीट लेके भी घूमते, कितने नंबर आए कौन से सब्जेक्ट में? वो कहता है हिंदी में 60, इंग्लिश में 75, समझ? तो एक एक नंबर बताने पड़ते हैं आपको। अब आप क्या करते हो? 60%। 60% का क्या मतलब? सारे सब्जेक्ट में 60 आए? नहीं, एवरेज 60 है, तो सब आसान हो गया। एवरेज की वजह से एक शब्द में, एक नंबर में आप वो पूरी बात समझा पाते हो, वरना एक एक चीज को बताना पड़ता। घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल 32, 24 और 48 है। संलग्न फलक, संलग्न फलक में लगातार जुड़े हुए, जैसे ये दीवार और ये फर्श। तो एक फलक, सामने दूसरा, तीसरा, ये जो 3 फलक है फर्श सहित, ये दीवार और ये दीवार, क्योंकि इस दीवार के सामने वाली दीवार तो सेम होगी, इस दीवार के सामने वाली दीवार सेम होगी, फर्श के सामने छत सेम होगी, तो संलग्न फलक ये 3 है। इन 3 का जो क्षेत्रफल है वो ये और ये है। तो अब बताओ घनाभ का आयतन कितना होगा? घनाभ का आयतन कितना होगा? पूनम, तुमने माइक वाला बटन दबा रखा है। यास्मीन, तुमने भी बटन दबा रखा है। क्या कोई समस्या है आपको? अगर है तो कमेंट में लिखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ लिखा हुआ है राइट समथिंग में, वहां पे जाके आप बताइए आप क्या कहना या क्या पूछना चाहती हैं। यास्मीन, अच्छा गलती से हो गया, ठीक है। फिर आगे है यास्मीन। यास्मीन अंसारी, क्या तुम भी कुछ कहना चाहती हो? देखो आ जाओ, संलग्नों की होती है, पहले की होती है लंबाई इंटू चौड़ाई। एक का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, एक का होगा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और एक का होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। संलग्न फलक जब भी होते हैं तो एक का होता है लंबाई चौड़ाई, एक का होता है चौड़ाई ऊंचाई, और एक का होता है ऊंचाई लंबाई। तो पहले वाले को लंबाई चौड़ाई वाला मान लेते हैं, यानी एल बी दिया हुआ है हमें, लंबाई इंटू चौड़ाई दिया हुआ है 32। दूसरा हो गया चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 24, और तीसरा दिया हुआ है ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 48। ये लो, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों को, ये ऐसे होता है, एक फलक लंबाई इंटू चौड़ाई से बनता है। अगर अभी जो हमने चित्र बनाया था घना वाला, उससे देख सकते हो। पहले तो आपको 3 संलग्न फलक लेने हैं। संलग्न का मतलब जो आपस में जुड़े हुए हों। तो यहाँ 3 वो संलग्न कौन से होंगे? जैसे एक ये वाला पीछे वाला 1 नंबर, एक ये साइड वाला 2 नंबर, और एक ये फर्श 3 नंबर। ये संलग्न हो गए, ये वाली दीवार और ये फर्श, ठीक है। ये हो गए। ये देखो, ये है लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई।
अब चित्र की सहायता से आराम से देख सकते हो कि ये क्षेत्रफल तो हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इसका हो गया, है ना। और ये वाला जो है, ये वाला, ये दूसरे वाला, ये लंबाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो गया, ये हो गया चौड़ाई इंटू ऊंचाई। पीछे वाला हो गया आपका लंबाई इंटू ऊंचाई, फर्स्ट वन वाला हो गया लंबाई इंटू ऊंचाई। तो अगर इन तीनों की अब गुणा कर दें हम, तो गुणा करते ही L 2 बार आ जाएगा, B 2 बार आ जाएगा, H 2 बार आ जाएगा। तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर 32 इंटू 24 इंटू 48, और L B H करके स्क्वायर को उधर भेज दो, ये अंडर रूट हो जाएगा। 32 24 और 48, जो जो बाहर निकल सकता है, जैसे जैसे बाहर निकल सकता है निकालते जाओ। 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 का 4 बाहर, 2 अंदर रह जाएगा, और भी ला रहे हैं। 24 को लिख सकते हैं 6 इंटू 4, 4 का 2 बाहर, 6 अंदर। 48 को लिख सकते हैं 16 × 48, 4 बाहर 3 अंदर, और फिर भी और हो जाएगा 16 2 32, तो ये हो गया, और ये हो गया 6 3 18, 18 2 36, 36 का 6 बार, तो ये हो गया 192। जवाब है 192 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो वर्गमूल गुणा करके निकाल लो या एक एक टुकड़े करके वैसे निकाल लो, ठीक है। अगला, धारिता का मतलब होता है आयतन, वॉल्यूम, धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। और कोई चीज उतना ही धारण कर सकती है जितना उसका वॉल्यूम है। एक कमरा कितनी हवा को धारित कर सकता है, उतनी ही हवा को धारित कर सकता है जितना उसका आयतन है। तो कोई तालाब 50 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है, तो तालाब की धारिता कितनी होगी? धारिता मतलब ग्रहण करने की क्षमता, जितना उसका आयतन होगा। तो आयतन हो गया आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और गहराई 4 मीटर, ये हो गया 5000 मीटर क्यूब। तो इसमें तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। बढ़िया, ठीक है। अगला, बढ़िया, बहुत बढ़िया। यास्मीन, तुमने माइक ऑन करके छोड़ दिया है, तुमने वो हैंड रेज वाला ऑप्शन दबा के छोड़ दिया है। यास्मीन जहां कहीं भी हो, यास्मीन जहां भी हो, कृपया ध्यान दे। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। यास्मीन अंसारी, जहां कहीं भी हो ध्यान दे। नहीं, ये मतलब कुछ ऐसा भी चल रहा है शायद, मतलब माइक ऑन करके छोड़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मतलब मोबाइल को चालू करके छोड़ दिया, लाइव क्लास अपने आप ही हो रही है, अपने आप स्वतः ही लाइव क्लास हो रही है। चलो मैं कट कर, ये वाली लाइव क्लास ऐसे मत लेना भाई, ये बेईमानी वाली लाइव क्लास मत लेना। मोबाइल चालू करके एक साइड में कोने पे छोड़ दो, लाइव क्लास तो हो रही है। क्योंकि इंसान आलसी है, वो क्या कर सकता है इसकी कोई सीमाएं नहीं है। आलसपन के अंदर जब बातें करते हैं तो वो क्या क्या कर सकता है इसकी कोई सीमाएं नहीं है। अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने लिए कहीं ऐसा तो मत कर देना कि मोबाइल चालू करके छोड़ दो कि अब ठीक है लाइव क्लास हो रही है, मन में शांति है, लाइव क्लास हो रही है, सर पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ ऐसी फीलिंग वाली चीजें मत करिएगा। और कई जने और भी है, सर ज्यादा बोल रहे हैं, आवाज बंद, म्यूट, अब लाइव क्लास चलने देते हैं, है ना, मतलब ऑडियो को म्यूट कर दो, अब लाइव क्लास चलने देते हैं। तो ये आलस में ही बता रहा हूँ, आलस की तो सीमाएं हम जानते हैं अच्छे से,
हम भी इंसान में है ना, इंसानी प्रवृत्ति को अच्छे से जानते हैं कि इंसान कहाँ तक जा सकता है। फॉर्मेलिटीज करने में हमसे ज्यादा कोई नहीं है, हम कमाल के लोग हैं। अगर फॉर्मेलिटीज करवानी है, हम कमाल के हैं। हम किताबें आप कहो जितनी खरीद लेंगे, पढ़ने में दिक्कत है। किताबें चाहे जितनी खरीद लेंगे, बस पढ़ने की दिक्कत है। पढ़ने के लिए मत बोलना, खरीदने के लिए बोल दो। आज आप यूट्यूब पे वीडियो बना दो, एक वीडियो बनाओ कि ये किताबें खरीदो, खूब लोग देखेंगे, खूब सारे व्यूज आएंगे। अलग अलग पूछेगा, सर ये वाली किताब लानी है, ये दोनों ले आओ, सर दोनों ले आओ, तीनों भी ले आओ। मतलब ऐसे लग रहा है ये बच्चा क्या करने वाला है, मतलब रुक ही नहीं रहा। मैंने 4 बताई है और पूछ रहा है कि सर एक दो और बता दो। बात आएगी पढ़ने की, अब एक वीडियो बनाओ, एक वीडियो दूसरा बनाओ आप और बताओ उनको कि पढ़ना है। फिर देखो बकवास, ये तो हमें ही पता था, तू क्या बता रहा है। तो बात यही है ना। तो कहते हैं ना, हमने गांधी जी का सबका हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। गांधी जी के मार्ग पे चलने में दिक्कत थी, गांधी के बताए हुए मार्ग पे, अहिंसा के मार्ग पे चलने में दिक्कत थी, तो हमने गांधी मार्ग ही बना दिया, रोड ही बना दी और पत्थर लगा दिया, गांधी मार्ग, इस पे चल लो, गांधी मार्ग पे चलने जैसा हो जाएगा। सोचो, हम कमाल हैं, अद्भुत हैं, बहुत दिमाग वाले लोग हैं। गांधी जी के मार्ग पे चलने में दिक्कत थी तो गांधी मार्ग ही बना दिया, पत्थर, बड़ा सा पत्थर लगा दिया, गांधी मार्ग। और माननीय एमएलए साहब, विधायक या सांसद से हमने उसका फीता भी कटवाया है, उद्घाटन भी करवाया है गांधी मार्ग का, किस पे चलोगे, गांधी मार्ग पे चलने जैसा ही माना जाएगा इसको। तो ये है हमारी फॉर्मेलिटी का एक लेवल कि हम कहाँ तक जाते हैं फॉर्मेलिटीज में। जो भी है, जो गौतम बुद्ध मार्ग में मिल जाएगा आपको, सड़क पे चल के देखो, गौतम बुद्ध मार्ग है, यानी आपको गौतम बुद्ध की बताई हुई शिक्षाओं पे नहीं चलना है, आपको सिर्फ उस मार्ग पे जाना है, एक बार उस पे चल लो, वो बुद्ध मार्ग पे चलने जैसा हो जाएगा। इससे एकदम ठीक काम है। तो ये है हमारा फॉर्मेलिटी का लेवल, तो आप समझ सकते हो, इसलिए जरूरी है। तो ऐसी लाइव क्लास भी होती होगी, ऐसे होती है लाइव क्लास, मुझे पूरा यकीन है, कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि कुछ लाइव क्लास ऐसे ही चलती होगी, मोबाइल चालू करके छोड़ दिया, चल रही है, हो रहा है, स्वतः ही लाइव क्लास हो रही है। एक कमरे की आंतरिक लंबाई इसकी चौड़ाई से कितने गुना है, 4 गुना है लंबाई। हाँ, तो बढ़िया है ना, मार्ग बना दो, बस वहां पे एक बार घूम के आ जाओ, आपके काम खत्म। सब कुछ ऐसे ही है, नदियां हैं हमारे पास पाप धोने के लिए, पाप करो, जाओ डुबकी लगा के आ जाओ, पाप साफ, है ना। क्योंकि और तरीका, दूसरा तरीका पाप साफ करने का मुश्किल है, लंबा तरीका है, बहुत कठिन तरीका है। एक तो ये कि पाप करना बंद करो, एक ये है कि पाप कर दिया तो ईमानदारी से पश्चाताप करो, और एक दूसरा तरीका, तीसरा, कहीं जाओ, डुबकियां लगाओ, निर्मुक्त, खत्म। तो बस, तो हमने सारी बना रखी है, सारी विधियां हैं हमारे पास, फॉर्मेलिटीज के नाम पे एक से बढ़कर एक है। किसी कमरे की आंतरिक लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुना है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, तो बी एल जो है वो 2 बी के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 और भी बनाएंगे, लंबाई चौड़ाई की 2 गुना है और उसकी ऊंचाई की 3 गुना है, ऊंचाई के 3 गुना है, एल बराबर है 3h, नंबर 2 बन गया। यहां तक आ गया। इसकी चारों दीवारों पर 25 मीटर की दर से पेंट कराने का खर्चा इतने रुपए है, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। बी का मान निकाल लो, बी का मान आ जाएगा L/2, एच का मान आ जाएगा L/3, एल आ गया,
H आ गया, B आ गया, ठीक है। क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH। 4 दीवारों पे पूछा, सब पे करवाया, इसकी 4 दीवारों पे करवाया, बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। 4 दीवारों पे हो जाता है 2HL प्लस B। ये है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और इसका रेट क्या पड़ा है, खर्चा क्या है, 25 रुपए के हिसाब से। ये क्षेत्रफल है, इसको 25 से गुणा कर दो और ये आपका खर्चा आ जाएगा। खर्चा दिया हुआ है 3600 रुपए, खर्चे की जगह 3600 लिख दो। ये तो है क्षेत्रफल आपका 4 दीवारों का। 4 दीवारों का क्षेत्रफल इंटू 25 का भाव लग रहा है पेंट कराने का, और ये करते खर्चा आ गया, खर्चा उसने दे रखा 3600, बराबर में 3600 ले लो, मान रख दो। 2 इंटू एच का मान L बटा 3 L प्लस L बटा 2 इंटू 25 बराबर 3600। ये आ जाएगा 2 इंटू L बटा 3 गुणा 3L बटा 2 गुणा 25 बराबर 3600। और 2 से 2, 3 से 3 कट गया, L स्क्वायर बराबर आ गया 3600 बटा 25, और L बराबर आ गया अंडर रूट 3600 बटा 25। 3600 का 60 हो गया, 25 का 5 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, ये 12 आ गया। L 12 आ गया, B कितना आ गया, B बराबर आ गया 12 बटा 2 यानी 6, B 6 आ गया। H आ गया 12 बटा 3 यानी 4। अब क्या करवाना चाहता है ये, फर्श पे कालीन बिछाना है, बिछवाएंगे भाई 90 रुपए के हिसाब से। तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी। L का मान है, L का मान हमारा कितना है 12, B का कितना है 6, ये हो गया 72। और इसमें खर्चा कितना है 90.5। तो फर्श पे कालीन बिछाने का खर्च हो गया 72 इंटू 90.50, 90 वाला कर लो खाली, 7 नीम 72, 8 73, ये लगभग लगा 7 नीम 63, 6 के आसपास का आ जाएगा 6 वाला। तो ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि एक बार 72 को 70 मान लो, 90.50 को 90 मान लो, तो 70 इंटू 90 6300, तो 6300 के आसपास का वाला आएगा, तो 6500 है, तो ये आंसर हो गया। चलो अगला सवाल, एक बेलन की ऊंचाई, एक बेलन थोड़ी, बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात, 2 बेलन है ना, एक बेलन तो नहीं है, एक बेलन में 2 ऊंचाइयां थोड़ी होगी। तो ये कह रहा है बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। 2 बेलन है भाई, 2 बेलन है, ये बाकी लोगों के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। ये समझना होगा हम लोगों को कि हम लोग फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा करते हैं, खाना पूर्ति बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये जो कहीं जहां पे भी आपको खाना पूर्ति लगे ना कि मैं खुद खाना पूर्ति कर रहा हूं, तो वहीं से अपने आप को रोकना शुरू कर दो, क्योंकि ये चीज समय बर्बाद करती है। कभी भी फॉर्मेलिटीज करने से अच्छा हो ही नहीं सकता। आपके फॉर्मेलिटीज करने से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लगता है आपको कि फॉर्मेलिटी कर दी, एक मन को झूठा सेटिस्फेक्शन आता है, मैंने कर दी फॉर्मेलिटी, मेरा ठीक हो गया, लेकिन क्या रिजल्ट बनेगा, क्या उसका कोई परिणाम निकलेगा, खुद भी पता है। जब बेमन का काम किया है तो बेमन का काम का रिजल्ट भी वैसा ही आता है, अधूरा काम अधूरा रिजल्ट, तो वो रिजल्ट जनरेट नहीं करता। तो हमेशा अपने आप को इस फिल्टर में गुजारते रहें कि कहीं आप जो कर रहे हैं वो फॉर्मेलिटी तो नहीं है। अगर फॉर्मेलिटी है तो तुरंत रुक जाओ, फॉर्मेलिटी है तो तुरंत रुक जाओ, और अगर नहीं है, सही है, तो करते जाओ बस। जैसे कोई उठा के घंटे उठा के पूजा में लगा हुआ है, मन नहीं कर रहा, मन ये देख रहा है कहाँ फोन कहाँ चल रहा है, फोन बस तो नहीं रहा, वो तो नहीं कर रहा, तो ये है फॉर्मेलिटीज। बहुत देखा होगा आप लोगों ने, मंदिर में बैठे, मंदिर पूजा कर रहा है, उसका ध्यान कहीं और ही है,
घर में कोई क्या काम कर रहा है, रसोई में कोई क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, दोनों कान उधर लगे पड़े हैं, अब वो लगा पड़ा है। तो वैसी जो खाना पूर्ति है, जब आप मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खाना पूर्ति है, वो बुरी चीज है, इसे हटाने की जरूरत है। और आप औरों को मत हटाइएगा, है ना, फालतू की लड़ाई हो जाएगी। अपने जीवन में देखिए, ढूंढिए कहाँ कहाँ आप खाना पूर्तियां कर रहे हैं, उनको हटा दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ समय बर्बादी है, बाकी आना जाना कुछ नहीं है। क्योंकि मान लो जिस भगवान को आप बेवकूफ बना रहे हो, सोचो इतना वो बेवकूफ है, बोल नहीं रहा मूर्ति में से, लेकिन क्या वो ऐसे होगा कि ऐसे आप घंटी बजाते रहो और ध्यान इधर लगा लो, और हम उसको भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सच है कि बेवकूफ कोई किसी को नहीं बना सकता सिवाय अपने आप को। तो वो बेवकूफ आप भगवान को नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप को बना रहे हैं, और अपने आप को बनाते रहिए, क्योंकि सबसे ईजी अगर कुछ है तो वह खुद को बेवकूफ बनाना। दिन रात बनाते हैं, सदियों से बनाते आए हैं, और बंदा बनता भी रहता है, किसी और से नहीं बनता। बड़ा समझदार है, किसी और बना के दिखाओ, मजाला कोई और बना दे आपको मूर्ख, खुद से बन जाओगे, क्योंकि आपकी सहमति शामिल है उसमें। तो बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। तो H1 और H2 का अनुपात 1/2 है। एक की ऊंचाई H1 मान ली, एक की ऊंचाई H2 मान ली, तो ये हो गया 1:2। अब त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1/R2, एक की त्रिज्या R1, एक की त्रिज्या R2, 2/1, ये R1R2 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ आयतनों के अनुपात पे। तो पहले का आयतन बटा दूसरे का आयतन, तो पहले का आयतन हो गया पाई R1 का स्क्वायर बटा H1। R1/R2 कितना दिया गया, 2:1, तो ये हो गया 2/1 का स्क्वायर। H1 H2 हमें दिया गया है 1/2, ये हो जाएगा 4/1 गुणा 1/2, कैंसिल होकर 2/1, तो 2:1। आयतनों का अनुपात हो गया 2:1। तो बेलनों का अनुपात 2:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 80। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का व्यास, एक बेलन है लंबवर्तीय मतलब सीधा खड़ा है, बेलन में भी कई होते हैं, बेलन में भी कई होते हैं, ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। ये होता है लंबवर्तीय बेलन, जिसका ऊंचाई जो है वो 90 डिग्री पे होती है आधार से। ये आधार है, तो इसे 90 डिग्री से लंबवर्तीय कहते हैं, है ना। कई बेलन टेढ़े भी हो सकते हैं ऐसे, इसलिए कई बार बेलन को बोलते टाइम पर वैसे नॉर्मली तो इतनी सावधानी नहीं बरतते। लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है, सवाल बनाने वाले की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो सवाल को बिल्कुल वेल डिफाइंड करे, बहुत अच्छे से परिभाषित करे, किसी प्रकार का भी कोई सवाल ना उठे। तो वो बेलन बोल रहा है तो पूरा नाम बोलो, लंबवर्तीय बेलन, क्योंकि बेलन बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, बेलन व्यापक शब्द है, तो बेलन में भी लंबवर्तीय बेलन बोले। कई किताबें, कई पेपर बनाने वाले इन चीजों का ध्यान रखते हैं और बहुत सही तरीके से हर चीज को परफेक्टली डिफाइन करते हैं, ताकि सवाल जो वो बताना चाहते हैं वही सवाल पहुंचे। आप याद रखिएगा, यहाँ दो बातों में बड़ा अंतर होता है, मैं क्या सोच रहा हूँ और आप क्या सोच रहे हो, इसमें बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। तो मैं चाहता कि जब सवाल बनाने वाले के पास क्या होता है, वो जाके थोड़ी बताएगा किसी को कि मैं सवाल में ये पूछ रहा हूँ, उसे सारी चीज उस सवाल की भाषा में डालनी है, उसे उस अक्षरों के अंदर डालना है जो वो सोच रहा है। तो यही इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब वो अपनी थॉट को पूरे तरीके से क्वेश्चन के अंदर उसे उतार के देना होगा, पूरे तरीके से, ईमानदार तरीके से। और अगर वो अपनी थॉट को कागज पे नहीं उतार सकता है, उस सवाल को कागज पे नहीं उतार सकता है, तो फिर वो सवाल देना भी नहीं चाहिए, अधूरा सवाल गलत हो जाता है फिर। तो यहाँ ये शब्द अच्छा शब्द है, बढ़िया है कि लंबवर्तीय बेलन ऐसे ही बोलना चाहिए। एक लंबवर्तीय बेलन का आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 2.45 गुनी है, तो बेलन का आयतन कितना होगा।
बेलन के आधार का व्यास ये है, बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 2.45 गुना है, यानी आपका व्यास 12 है तो त्रिज्या 6 होगी, त्रिज्या होगी 6, और बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से, ऊंचाई जो है वो आधार की त्रिज्या से 2.45 गुना है। h बराबर हो गया 2.45 इंटू 6, 6 पंजे 30, 24 3 27, 2 2 14, 14.7। अब आ जाते हैं आयतन पर। आयतन ही पूछे, बेलन का आयतन, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 6 गुणा 6, एच का मान 14.7, 7 से काटें तो 2.1, 22 इंटू 36 इंटू 2.1, और आंसर बड़े क्लोज है, इसका मतलब ये चाहता है कि आप गुणा करें। ऑप्शन तो बहुत क्लोज है ना, तो ये सवाल गुणा चेक करने के लिए बनाया गया। इसका साफ साफ इंटेंशन दिख रहा है, जो इसके आंसर है उससे साफ दिख रहा है कि ये चाहता है कि आप पूरी गुणा हाथ से करो। कौन सा आ रहा है इसका? डी, ठीक है ना। ऑप्शन से इंटेंशन दिख गया होगा आपको कि सवाल का क्या इंटेंशन है। सवाल बनाने वाले का मकसद ये है कि वो चाहता है कि आप पूरी गुणा करो, आप स्किप ना करो। चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, 1400, 1500, 1600, 1700 दे सकता था, लेकिन नहीं, उसकी मूल भावना सवाल के जो गुणा भाग है वो चेक करने की थी कि आपको गुणा भाग आता है या नहीं आता, और आता भी है तो उस टाइम में उस प्रेशर के अंदर आप सही से गुणा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, दबाव में भी आपकी गुणा सही होती है या नहीं होती। अगला क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है? बढ़िया, छोटा सा ही है, एकदम छोटा सा ही है। 7 मीटर गहराई है, गहराई ऊंचाई एक ही चीज होती है, ऊपर देखते हो तो ऊंचाई कहलाती है, नीचे देखते हो तो गहराई कहलाती है ना। शब्दों में देखो कितना अच्छा है ना, आप जहां खड़े हैं वहां से नीचे देखोगे तो गहराई कहलाएगी, ऊपर देखोगे तो ऊंचाई कहलाएगी। यानी अगर आप छत पे चले जाओ, अगर आप किसी की छत पे चले जाओ तो आप क्या बोलोगे? ओ बिल्डिंग कितनी गहरी है। वही नीचे खड़े हो तो आपको तो यार बिल्डिंग कितनी ऊंची है। तो ये शब्द इसलिए बनाए गए थे, आप सोचो दो दो शब्द क्यों बनाए गए? दो दो शब्द इसलिए बनाए गए कि वो इससे जगह का पता चलता है। जब आप गहराई बोल रहे हो इसका मतलब आप ऊपर खड़े हो, जब आप ऊंचाई बोल रहे हो मतलब आप नीचे खड़े हो। तो शब्दों में भी बड़ी अच्छी है, बड़ा शानदार तरीके से शब्दों का विज्ञान जो है ना वो भी कमाल है, ताकि वो जब शब्द बोले उससे अपने आप समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाहता है, वो कहाँ खड़ा है ना। तो h बराबर 7 मीटर और त्रिज्या 20 मीटर, बेलनाकार टैंक में अधिकतम पानी भरा जा सकता है। और एक चीज आपको बता देता हूँ, आप ये अभी जो ये आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है ना, चैट जीपीटी का नाम सुना है, इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चल रहा है, एक्चुअली जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको थोड़ा ध्यान से समझिए, ये क्या कर रहा है। इसका सीधा सीधा काम अभी है कि आप लोग जो बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, उस भाषा के शब्दों को वो समझता है। यानी एक्चुअली वो लैंग्वेज लर्निंग मशीन है, जिसे LLM कहा जाता है, लैंग्वेज लर्निंग मशीन, LLM। LLM कहा जाता है, लैंग्वेज लर्निंग मशीन। अभी तक सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि इंसान की जो भाषा होती थी उसको इंसान तो समझ लेता था,
लेकिन जैसे आप मशीन के पास जाते थे, मशीन के पास मशीन की लैंग्वेज होती थी, या तो आप इंसान जो था वो मशीन की लैंग्वेज में अपनी बातों को ट्रांसलेट करता था, चेंज करता था और फिर मशीन को देता था। जैसे आपकी मशीन लर्निंग, जो आपकी मशीन में जो आप डालते हैं, मशीन लैंग्वेज डालते हैं 010101, फिर थोड़ा विकास हुआ, लगा यार मशीन 0101, शुरुआत के जो प्रोसेसर थे उसमें 0101 करके ही आपको कोडिंग करती थी, और पैच कार्ड आया करते थे छेद वाले, उनसे ही मशीनों को समझाया जाता था कि वो क्या करना है। इवन छोटे छोटे जोड़ बाकी भी है ना, उसको वैसे ही समझाई जाती थी। फिर धीरे धीरे प्रोसेसर आए, प्रोसेसर पे हमने लैंग्वेज सेट की, जैसे बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज में आपकी आती है सी, जो सी लैंग्वेज है वो आती है, कोबोल आती है, पाइथन आती है, जो शुरुआती लैंग्वेज थी पहले वो वाली आती है। फिर उस लैंग्वेज पे इंसान को थोड़ा और कम काम करना पड़ा, अब 0101 नहीं करना था, लेकिन अभी भी लैंग्वेज वही थी, इंक्लूड conio डॉट एच, इंक्लूड stdio डॉट एच, प्रिंट एफ डैश डैश कोमा, ऐसे ऐसे लिखना है। तो अभी कभी आपने कंप्यूटर सीखा हो तो लैंग्वेज वैसी थी, हर बात को आपको उसकी भाषा में ही कन्वर्ट करके देना पड़ता था। तो बहुत लंबे समय से ये दिक्कत थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो आदमी बोल रहा है उसकी भाषा को मशीन समझ जाए। लेकिन जवाब है कि इंसान की भाषा, शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसका चेहरा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 80% उसका चेहरा बोलता है, 20% उसके शब्द बोलते हैं। ये फैक्ट बात है कि हमारे शब्द से ज्यादा हमारा चेहरा बोलता है, हमारे एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो ये बड़ी समस्या थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो एक पीआर मूवी देखी होगी, पीके, पीके मूवी देखी होगी। पीके मूवी में वो कहता है कि यहाँ तो अच्छा भी कई प्रकार का होता है, अच्छा, फिर हाँ अच्छा, मतलब अच्छा भी कितने प्रकार का होता है। तो वहां पे हर अच्छे का मतलब कैसे समझ में आता है कि ये कौन से वाला अच्छा है, वो चेहरे से आता है कि इसका ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है। एक आदमी का 10 आदमी 10 अच्छा बोले ना, तो हम उसके चेहरा देख के समझा सकते हैं कि किसका अच्छा कौन सा अच्छा है। तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि यही सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इंसान जो है वो एक्सप्रेशन से बोलता है, शब्दों से कम बोलता है, बाय एक्सप्रेशन ज्यादा बोलता है। और हमारे बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप के, परिवार के एक्सप्रेशन देख देख के वो भी पढ़ना सीख जाते हैं। तो हम, मानव सभ्यता ऐसे ही चली है एक्सप्रेशन से। तो लैंग्वेज बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी जो थी वो लैंग्वेज थी। बहुत लंबे समय से एक प्रोग्राम चल रहा था कि क्या लैंग्वेज को, नेचुरल लैंग्वेज जो आदमी बोलता है उसको मशीन को समझाया जा सकता है। तो ये बहुत लंबे से, अभी एलएलएम का शुरुआती स्टेज है जो अभी ऐसा कर रहा है। ये लैंग्वेज लर्निंग मशीन है जो आपकी लैंग्वेज को समझ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं उसको। कुछ हद तक सफलता मिली है आपकी भाषा को समझने के लिए। फिर मैंने कहा कि आपके एक्सप्रेशन तो वहां गए नहीं है, अभी आपके सिर्फ लैंग्वेज के शब्द गए हैं, वो भी पूरे तरीके से नहीं गए। तो अभी उसका बहुत शुरुआती हिस्सा जो एआई में हम देख रहे हैं वो बहुत शुरुआती हिस्सा है। जब इंसान के एक्सप्रेशन पकड़ने लगेगा ना, तब हमारी पूरी लैंग्वेज तैयार होगी। पूरी लैंग्वेज तब तैयार होगी जब वो हमारे एक्सप्रेशन को पढ़ना सीख जाएगा, कि आदमी का चेहरा देखेगा, फिर उसके अच्छे को चेहरे के साथ जोड़ेगा, तब वो समझेगा कि सही में अच्छा क्या है। तब तक वो परफेक्ट नहीं हो सकता, और उसमें अभी बहुत टाइम लगने वाला है। आ जाओ, आर पे आ जाओ। आयतन पूछा, अधिकतम आयतन, किसी में अधिकतम पानी कितना आएगा? पानी उतना ही आएगा जितना उसका आयतन है। आयतन से ज्यादा किसी टंकी को हम कैसे भर सकते हैं? किसी टंकी में कितना पानी भर सकते हैं? जितना उसका आयतन है, ज्यादा डालोगे तो गिर जाएगा। तो कुल मिला के आयतन ही पूछ रहे हैं। तो V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान 20 इंटू 20, एच का मान 7, ये कट गया, ये आ गया 8800। हाँ, टेक्नोलॉजी बढ़ी है क्योंकि कोविड ने बढ़ा दिया। कोविड ने, स्पीड तो बढ़ी रही थी, टेक्नोलॉजी तो आ ही रही थी। 2000, अगर हम पीछे जाके देखें 2010 के बाद में टेक्निकल डेवलपमेंट काफी हुए थे, तो तकनीकें तो बढ़ ही रही थी, लेकिन धीमी स्पीड से बढ़ रही थी, बड़ी धीमी स्पीड से धीरे धीरे बढ़ रही थी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा था, लोग नारा, कोई अडेप्ट कर रहे थे, कोई नहीं कर रहे थे, अधिकतर मना कर रहे थे, नहीं नहीं हम टेक्नोलॉजी को नहीं लेंगे। ये लगातार चल रहा था कंटिन्यू, ठीक है ना। तो ये एक परेशानी थी, और इसीलिए जो ये जो कोरोना वाला है, इसको कई जो रिसर्चर है वो उसको प्लांडेमिक कहते हैं। प्लांडेमिक, पेंडेमिक नहीं, प्लांडेमिक। मतलब ये पूरा प्लान था एक तरह का कि लोग टेक्नोलॉजी को जल्दी अपना ले, क्योंकि टेक्नोलॉजी को तो अपना रहे थे लेकिन धीमी रफ्तार से। वे नहीं नहीं, अब फोन पे करना है या पेटीएम करना है या गूगल पे करना है। 2000 में नोटबंदी हुई थी,
नोटबंदी के बाद उस टाइम में भी लोगों ने इतना नहीं अपनाया था, जबकि पूरी नोटबंदी थी तब भी लोगों ने नहीं अपनाया था, यानी लोग धीरे धीरे आनाकानी कर रहे थे। लेकिन याद करो कोविड जैसे ही आया सब लोग स्विच हो गए डिजिटल के ऊपर। मैं एज ए टीचर मुझे देख लो, मैंने भी नहीं यूज किया था, मैंने भी ऑनलाइन पढ़ाने को एक्सेप्ट नहीं किया था। ऐसा नहीं कि लोग पहले नहीं आते थे, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तब भी कई लोग आते थे जो टेक्स फील्ड से होते थे, वो हमें कहते थे आप ऑनलाइन पढ़ाइए, आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए, आप वो करिए, हमें कहते थे, लेकिन हम नहीं करते थे। लेकिन कोविड के बाद करने लग गए। तो कोविड एक तरह से देखो क्या सच है वो गलत है वो तो डिस्कस हो सकता है या उसके और गहराई खोजनी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए ये पिछले 2-3 सालों में डिजिटल की बहुत स्पीड बढ़ी है, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि यार ये चीज कैसे काम करेगी, ढंग से काम करेगी। खतरे तो सबके ही होते हैं, हर चीज के खतरे होते हैं, और फिर पुराने सिस्टम को पूरा स्क्रैप करके नया सिस्टम लाना ये भी तो गलत था। तो बहुत सारी चीजें थी, सही नहीं लगता कि शायद कहीं ये बड़ी बड़ी जो जाइंट कंपनियां हैं कहीं इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया ऐसा कि पूरा प्लान बनाया हो कि चलो एक प्लेंडेमिक कर देते हैं, तो ऐसे दुनिया जो है जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी। और फिर हुआ भी बिल्कुल सच, दुनिया ने एक्सेप्ट की है। और ये बात करें कि ऐसा ये नहीं कर सकते, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इस वहम में बिल्कुल भी ना रहे कि ये क्या नहीं कर सकते। ये दुनिया में युद्ध करवा सकते हैं, दुनिया में अशांति ला सकते हैं, हथियार बेच सकते हैं, दो जनों को लड़ा के दोनों को हथियार बेच सकते हैं। समझ रहे, दो देश को लड़ा के दोनों को हथियार बेच सकते हैं, फिर उसको कहते हैं ये इससे बढ़िया है, फिर उसको बताता कि देख उसने वो हथियार लिया है, तू इससे बढ़िया ले ले, फिर उसको बढ़िया बेचते हैं, फिर उसको उससे बढ़िया बेचते हैं, फिर उसको उससे बढ़िया बेचते हैं। इस तरीके से वो लगातार, ये वो लोग हैं। तो सोचो ये क्या नहीं कर सकते, और फिर ये शांति की बातें करते हैं। एक ठोस लंबवतीय बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? 10.5 है, ठीक है। इसका आयतन इतना है, तो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। यानी एक चीज बीच में गायब है, वो है ऊंचाई। ऊंचाई गायब है। अच्छा आप लोगों ने निकाल ही लिया, कमाल है, शाबाश। आधार की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर एच, आयतन, आयतन हमें दिया है तो 5197, 5197.5, पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5 इंटू 10.5 इंटू एच, ये भाग देके एच निकाल लो। और एच निकालने के बाद में क्या पूछे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका 2πr+h। इसमें मान रख के सॉल्व कर लो, 2πr+h। अच्छा सुमन ने निकाल ही लिया, बढ़िया, जबरदस्त स्पीड है तुम्हारी तो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, सिंपल सवाल है तो थोड़े से ज्यादा कर लेते हैं, है ना, जितने ज्यादा सवाल निकाले उतना ही अच्छा है। तो आज सवाल थोड़े सिंपल भी हैं, जल्दी जल्दी हो भी रहे हैं, तो थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। एक ठोस शंकु का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, एक ठोस शंकु है, इस बार ठोस शंकु है जिसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, शंकु की ऊंचाई इतनी है, तो इस शंकु का आयतन कितना होगा? आयतन कितना होगा? शंकु का आधार वर्ताकार होता है,
शंकु का जो आधार होता है वो वर्ताकार होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि शंकु का आधार यानी वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे दिया 616, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 616 पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616, आर स्क्वायर बराबर 616 इंटू 7/22, 11 पे काटें तो 5 और 6 2 बार, और ये हो जाएगा 28, और आर बराबर √28 गुणा 7, और 28 हो जाएगा 4 इंटू 7, 7 बाहर, 2 इंटू 7, ये 14 हो गया। आर का मान आ गया 14। आर 14 है तो क्वेश्चन में और क्या है, ऊंचाई 15 है, एच 15 दी गई है, आयतन पूछा है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 15, तो 15 का ये 5 बार कट गया, 14 से ये 2 बार कट गया, और ये हो गया हमारा 220 इंटू 14, तो 0 14 दूनी 28 2 30 3080, और 3080 यहाँ कहीं है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज है ना, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई है ही नहीं, चारों ही गलत है। हाँ सीधा कर सकते थे, बिल्कुल सही कहा, कई बार नहीं टाइम पे दिमाग चलता टाइम पे दिमाग नहीं चलता। रितिका कह रही है कि सीधा कर लेते, बिल्कुल कर लेते, लेकिन वही बात है ना, टाइम पे ये चीजें कहाँ याद आती। पाई आर स्क्वायर का मान सीधा ही रख देते 616, एच का मान सीधा ही रख देते 15, तो ये 3080 आ जाता। हाँ 1/3 और कर देते, बस काफी हो गया क्या, चलो ठीक है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है चलो, बाकी शाम को क्लास लेते हैं, शाम को करते हैं, ठीक है, शाम को मिलते हैं।